हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आजकल हमारा कक्षा 11 में दूसरा लेसन चल रहा है जिसका नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। बच्चों, इसी के तहत आज इस लेसन का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है सार्थक अंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर। बच्चों, हम किस तरीके से सार्थक अंक को की परिभाषा को व्यक्त करेंगे। सार्थक अंक मतलब किसी भी भौतिक राशि के माप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिन अंकों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या कहलाता है, सार्थक अंक। अर्थात भौतिक राशि की माप को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जो अंक लिए जा रहे हैं उसको हम कहते हैं सार्थक अंक। या हम दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें कि किसी भी भौतिक राशि की माप को हम यथार्थता पूर्वक जो हम उसकी माप ले रहे हैं, ठीक है, और यथार्थता रूप में यदि हमने जो माप ली तो उसमें दो प्रकार के अंक होते हैं। एक तो विश्वसनीय अंक है, दूसरा अविश्वसनीय अंक है, ठीक है। तो उन अंकों का मतलब यथार्थ रूप से लिए गए अंक और प्रथम संदिग्ध अंक भी उसको हम कहेंगे, उसको कहेंगे सार्थक अंक। सपोज फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैंने कहा कि कोई भी भौतिक राशि है उसको पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, उसकी माप को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग कर रहे हैं या कुल अंकों की जो संख्या है, माना हमने वर्नियर कैलिपर से एक इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा हमने किसी लंबाई को नापा और वो लंबाई हमारी आई 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां पे हमने कहा ये किसके द्वारा नापा गया है, वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स का जो अल्पतमांक है वो होता है 0.01 सेंटीमीटर। यदि हम मिलीमीटर में बात करेंगे 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये सेंटीमीटर की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे हम कहेंगे बच्चों कि ये दो अंक है, इसको कहेंगे, इन दोनों अंकों को कहेंगे विश्वसनीय। विश्वसनीय विश्वसनीय होगा, और ये क्या होगा, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, ठीक है, जिसको क्या कहेंगे हम, संदिग्ध अंक कहेंगे, ठीक है। तो जो संदिग्ध अंग होगा तो किसी भी भौतिक राशि की माप में कुल जो अंकों की संख्या है उसमें जो है हमने यथार्थपूर्वक इसको मापा है वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा दशमलव के 2 स्थान तक। तो इसमें दो अंक हमारे, पहला दशमलव से पहला और दशमलव के बाद वाला, इसको हमने विश्वसनीय कहा, जो पूर्ण रूप से विश्वसनीय है, और 5 क्या है, अविश्वसनीय है, ठीक है। तो अविश्वसनीय का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि माना सपोज हम यदि कहीं पे बात करते हैं, हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर लेते हैं, 1 सेंटीमीटर है सपोज, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा, मैंने लिया 1 2 3, ठीक है। तो ये जो है, ये जो डिस्टेंस हो सकती थी, ये हो सकती थी बच्चों 1.24 भी हो सकती थी और 1.26 भी हो सकती थी, ठीक है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, लेकिन हमने क्या लिया 1.25। तो बोलने का मतलब है कि जो हमने ये जो 5 लिया, 1.25 लिया, इसमें हम ये क्या हो सकता है, इधर भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, लेकिन हमने जो लेते हैं हम जिसको लिया वो हमने क्या लिया, 5 लिया हमने, ठीक है। तो जो है ये क्या कहलाता है, ये अनिश्चितता कहलाती है, ये संदिग्ध कहलाता है, ये अंक क्या कहला रहा है, संदिग्ध है। तो कोई भी सार्थक अंक होगा, उस सार्थक अंक में यथार्थता पूर्वक मापी गई जो कुल अंक हैं, उन कुल अंकों तथा प्रथम संदिग्ध अंक जो होगा वो क्या कहलाएगा, सार्थक अंक कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। अब दूसरा जो है बच्चों, यदि हम किसी डिस्टेंस को हम स्क्रू गेज से नापते हैं, पेंच मापी से नापते हैं, ठीक है, स्क्रू गेज से नापते हैं, ये है 1.201 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है दशमलव के 3 अंकों तक हमने मापा है। तो किसी भी जो भौतिक राशि को हम जितना
यथार्थ रूप से नापेंगे, यथार्थता से नापेंगे, मतलब जिसमें जितने ज्यादा संदिग्ध, जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे वो माप उतनी क्या होगी, यथार्थ होगी। वहां पे सार्थक अंक 2 थे, वो भी सेंटीमीटर में नापी थी, ठीक है। और ये भी जो है स्क्रू गेज के द्वारा हमने नापा, तो स्क्रू गेज के द्वारा जो है हमने नापा, तो ये भी क्या है, ये हम कहेंगे ये भी जो है सार्थक अंक है। तो इसमें जो है ये वाले जो अंक हैं, ये 1, 2 और 0, ये है विश्वसनीय, और ये पहला वाला क्या है, अभी असंदिग्ध अंक है, ठीक है। तो बोलने का मतलब है जो सार्थक अंक बनते हैं वो जो है विश्वसनीय और अविश्वसनीय अंकों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। अब सार्थक अंकों को हम किस प्रकार से, उनके नियम हैं कुछ कि किस प्रकार से हम सार्थक अंकों की गणना कर सकते हैं। किसी भी भौतिक राशि की माप में सार्थक अंकों का जो गणना है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो बच्चों जो पहला नियम है कि यदि किसी भौतिक राशि कोई हमारे पास माप है, उस माप में 0.12 है, ठीक है। दशमलव से पूर्व यदि कोई अशून्य अंक है, यदि बोलने का मतलब है कि दशमलव से पूर्व क्या है, कोई अशून्य अंक है, तो हम क्या कहेंगे, दशमलव से पूर्व यदि कोई अशून्य अंक है, अशून्य अंक नहीं है, अशून्य अंक है नहीं, अशून्य अंक नहीं है। दशमलव के बाद तो अशून्य अंक है ही है दाएं साइड, लेकिन दशमलव से पूर्व यदि कोई अशून्य अंक नहीं है, ठीक है, तो वहां पर जो है जो हमारे कहलाएंगे वो कुल इस माप में सार्थक अंकों की संख्या कितनी कहलाएगी, ये कहलाएगी, मतलब ये 0 क्या नहीं होते हैं, कंसीडर नहीं होते हैं। समझ रहे होंगे आप कि दशमलव से पूर्व यदि कोई अशून्य अंक नहीं है, तो उस कंडीशन में दशमलव से पूर्व वाले जीरों को कंसीडर नहीं किया जाता, सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता है। अर्थात सार्थक अंक कितने हो गए, 2 हो गए, दो सार्थक, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है ये कौन सा नियम हो गया, ये पहला नियम हो गया। दूसरा ठीक इसी का उल्टा, दूसरा जो नियम है कि यदि हम इसको इस तरीके से लिखें, तो दशमलव के बाद यदि कोई अशून्य अंक ना हो, मतलब अशून्य अंक का मतलब 1, 2, 3, 4 9 तक, यह अशून्य अंक नहीं, ठीक है, 1 से 9 तक। मतलब किसी माप में दशमलव के बाद कोई अशून्य अंक ना हो, तो जितने भी 0 होते हैं, दशमलव के बाद जितने भी 0 होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब अर्थात यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या 1, 2, 3 और 4 सार्थक अंक। ये मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। इस तरीके की कोई भी डिजिट आपके पास आएगी, आप कर सकते हैं कि दशमलव के बाद यदि कोई भी अशून्य अंक नहीं है, तो जितने भी शून्य होंगे वो सार्थक अंक गिने जाएंगे। उससे पहले वाला नियम मैंने आपको बताया कि दशमलव से पूर्व यदि कोई अशून्य अंक नहीं है, तब भी उसमें जितने भी 0 हैं वो सार्थक अंक काउंट नहीं होंगे। तब हमने जो है सार्थक अंक कितने लिखे, 1 और 2 सार्थक। यहाँ पे हमने कितने लिख दिए, 4, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, तीसरा जो नियम है बच्चों, तीसरा नियम है कि हम यदि एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रकों में परिवर्तन करते हैं, जैसे हमारा मीटर है, माना सपोज मैं इसी की बात करता हूं, मैं 12 को ही लेता हूं, 12 मीटर है, तो 12 मीटर में अंकीय पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है। तो ये जो है एक पद्धति, ये है, इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 2 सार्थक, ठीक है। अब यदि मैं इसको परिवर्तित करता हूं मीटर से, मैंने इसमें किसमें कर दिया, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए 12 मीटर में 1200 सेंटीमीटर यदि मैंने लिख दिया, तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में परिवर्तन करने पर सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मीटर में सार्थक अंक 2 थे, अब 1200 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने रहेंगे, 2 ही रहेंगे, 2 सार्थक। ठीक है बच्चों, ये हमारा तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम मेरे पास ये है, चौथा नियम है कि दशमलव, यदि हमारे पास कोई अंक इस तरीके का है 3.00016,
तो दो दो अशून्य अंकों के बीच, यदि बीच में दशमलव भी हो, माना जाएगा कि दो अशून्य अंकों के बीच जितने भी शून्य होते हैं वे सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 दशमलव के बाद जितने सार्थक अंक है, ये भी अशून्य अंक है, ये भी अशून्य अंक है, इनके बीच जितने भी शून्य होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, सार्थक अंक कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 6 सार्थक। समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी के उल्टे यदि हमारे पास दशमलव नहीं है, कोई दशमलव वाली संख्या नहीं है, हमारे पास दो अशून्य संख्याओं के बीच, दो अशून्य संख्याओं के बीच जितने भी शून्य होंगे वे सभी क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। अर्थात 1 2 3 4 5 6 सार्थक। क्लियर हो गया। अगला जो है छठवां जो नियम मैं आपको बता रहा हूं, छठवां नियम है हमारे पास। जो छठवां नियम हमारे पास है वो छठवां नियम कहता है कि यदि हमारे पास कोई माप इस तरीके से हो 3 × 10 की घात 5, तो 10 की घात जो होती है, यदि कोई माप 3 × 10 की घात 5 है, तो यहां पर सार्थक अंकों की संख्या 10 की घात 5 का इसमें कोई मतलब नहीं रहता है, बल्कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। 10 की घात से गुणा करने पर सार्थक अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है किसी भी संख्या में। यदि हम 10 के का घात का गुणा कर देते हैं तो उसके सार्थक अंकों में परिवर्तन नहीं होता है। अभी यहाँ पे सार्थक अंक कितने हैं, 1 है, ठीक है। अभी सार्थक अंक क्या है, यहाँ पे 1 है। यदि हम इसको 10 की घात 5 से गुणा कर दे रहे हैं तब भी सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 1 सार्थक अंक होगा। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों सार्थक किसी भी जो हमारे पास जो सार्थक अंक होते हैं, तो सार्थक अंकों के भी क्या होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि किस तरीके से हम सार्थक अंकों की गणना कर सकते हैं। ठीक है। अब बच्चों हमारे पास हम है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद यदि हम हमारे पास जो है सार्थक अंकों का जोड़ और घटाना, सार्थक अंकों का जोड़ तथा घटाना, यदि हम सार्थक अंकों का जोड़ करते हैं तो घटाते हैं, तो किस तरीके से घटाएंगे उसको देखेंगे। उसको देख लीजिएगा आप। करते हैं हम गणित का ही प्रयोग है उसमें, जो सिंपल सी गणितीय संक्रियाएं हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं। लेकिन किस तरीके से 1.71 है मेरे पास, सपोज एक माप मेरे पास ये है और दूसरा है 1.6, ठीक है। 2 डिजिट है मेरे पास, 1.71 और 1.6। अब यदि हमने इसको जोड़ना है तो जोड़ने पर हमारे पास जो है पहली माप ये थी, दूसरी ये है, तो इसको हम यदि 0 ले लेते हैं तो 1 7 और 6 13 का 3 है 2 2 4 1 2 और 1 3, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों कि सार्थक अंक इसमें जो है 0 मैंने लगाया। हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में से जिस संख्या में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक होगा, दशमलव के बाद दोनों जो माप हैं, दो हमने 1.71 को जो 1 एक माप है, दूसरी वैल्यू हमारे पास है 1.6। तो इन दोनों में से जिस वैल्यू में, जिस मान में दशमलव एक कम से न्यूनतम होगा तो वही हम क्या करते हैं उसमें कंसीडर करते हैं। तो दशमलव क्या है, 1 है, इसमें है, तो हम इसका जो हमारी वैल्यू हो जाएगी वो 3.3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। जो हमारा योग आ जाएगा वो एडिशन में इस तरीके से आएगा। घटाने में भी हम ठीक इसी प्रकार से करते हैं। अब गुणा में हम क्या करते हैं देख लीजिएगा। गुणा में हम करते हैं कि माना हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में गुणा तथा भाग में सार्थक अंकों का तो किस तरीके से वो करते हैं। माना हमारे पास एक वैल्यू है 15, ठीक है, 1.5 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2.51, ठीक है। तो हमने इसको गुणा किया तो गुणा करने पर हमारे पास होगा, ठीक है। यदि हमने इसको गुणा किया, ठीक है, गुणा करने पर हम देखें
ठीक है, हमने इसको गुणा किया। अब हम देखेंगे कि दशमलव के कितने स्थान हो गए, 1 2 3, 1 2 3 स्थान। ठीक है, अब हमारे पास हमने दो डिजिट थे हमारे पास 1.5 और 2.51। हमने इन दोनों को गुणा किया और हमारे पास जो वैल्यू निकली वो निकली 3.765। ठीक है, तो यहां पे बच्चों हम क्या करते हैं, यहां पे जो हम लेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि यहां के बाद जो है 6 के बाद जो है जिन अंकों का हम पूर्णांकन कर रहे हैं, तो पूर्णांकन करने पे यहाँ पे देखिए इस माप में एक ही स्थान था दशमलव के, न्यूनतम स्थान 1 था इस माप में, और इस माप में जो है 2 स्थान है। तो जो न्यूनतम माप है वो लेंगे हम। तो हमारा ये जो है 7 है और ये 6 हो गया। तो ये हम क्या ले लेते हैं, इसको 6 मतलब अगली राशि हम ले लेंगे, इसको लेंगे 3.8। ठीक है, एक स्थान वाला हमने कंसिडर किया। तो ये गुणा के नियम, गुणा और भाग में हम इसी तरीके से करेंगे। तो बच्चों ये थे सार्थक अंकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब सार्थक अंकों का जो है पूर्णांकन, अंकों को का पूर्णांकित करना, अगला जो टॉपिक है अंकों को पूर्णांकित करना। अंकों को हमने यदि पूर्णांकित करना है, तो मानो सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है, हमारे पास है 3.72। इसमें जो है हमने 7 को पूर्णांकित करना है। तो जो पूर्णांकित करने वाला अंक है, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो 7 को पूर्णांकित करने के लिए जिस अंक का हम पूर्णांकन कर रहे हैं उसके बाद यदि 5 से छोटी संख्या हो, यदि पूर्णांकित अंक के बाद 5 से छोटी संख्या हो, ठीक है, 5 से छोटी संख्या हो, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, 7 में कुछ नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, ये माप लिखेंगे हम 3.7। समझ में आ गया। यदि जिस अंक को, मतलब हमने 3.7 को पूर्णांकित करना है और 7 के बाद हमारे पास जो है ये 5 से कम है, यदि पूर्णांकित अंक के बाद 5 से छोटी संख्या हो, 5 से छोटी संख्या हो, तो हम उस पर जो है पूर्णांकित संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम दूसरी बात करें, यदि हम इसको इसी माप को लिखें, हम इसको लिखते हैं 3. ये पहला नियम था, ये दूसरा देखेंगे आप 3.78। तो अब यहां पे हमने 7 को पूर्णांकित करना है। तो 7 को पूर्णांकित करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, यदि पूर्णांकित अंक के बाद हमने 7 को पूर्णांकित करना है, तो हम लिखेंगे यदि पूर्णांकित अंक के बाद की संख्या 5 से बड़ी हो, तो क्या करते हैं हम इसमें क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। ये जो पूर्णांकित संख्या में, तो पूर्णांकित संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा 3.8। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। अगला जो है, ये 2 नियम है। तीसरा नियम हमारे पास ये है कि यदि एक वैल्यू हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास एक वैल्यू इस प्रकार की होती है 3.751, एक वैल्यू हमारे पास इस तरीके की कोई भी अंक होंगे, तो हमने 7 को पूर्णांकित करना है। पूर्णांकित जो राशि, तो हम देखेंगे कि 7 के बाद यदि हमारे पास 5 है और 5 के बाद यदि एक अंक है के बाद कोई अशून्य अंक है, जिस संख्या को हम पूर्णांकित कर रहे हैं उसके बाद यदि 5 से बड़ी या 5 से छोटी या 5 के बराबर कोई अंक है, ठीक है, और उसके बाद भी कोई अंक अशून्य अंक हो, तो हम क्या कर देते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो है
उसमें क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। पूर्णांकित संख्या में हम क्या जोड़ देते हैं, 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.8। आप समझ रहे होंगे, मैंने कहा कि किसी प्रकार की माप हमारे पास ये है 3.751। मैंने कहा इसको पूर्णांकित करना है, तो पूर्णांकित करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हमने कहा कि जिस संख्या को हम पूर्णांकित कर रहे हैं उस पूर्णांकित संख्या के बाद यदि कोई संख्या 5 से छोटी या 5 से बड़ी है या 5 है, ठीक है, 5 के बराबर हो, और उसके बाद भी कोई अशून्य अंक हो, ठीक है, तो वहां पे क्या कर देते हैं, हम पूर्णांकित संख्या में क्या कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो हमारी संख्या ये होगी। अगला बच्चों, अगला जो हमारे पास है, अगला जो राशि इसी से चौथा, यदि हमारे पास 3.750 है, अब हमारे पास जो है पूर्णांकित संख्या नहीं है। जिस संख्या को हम पूर्णांकित कर रहे हैं, पूर्णांकित संख्या के बाद 5 तो है, 5 से छोटा बड़ा 5 है, और उसके बाद अशून्य अंक नहीं है बल्कि शून्य अंक है, तब हम क्या करेंगे, तो हम देखेंगे कि यदि ये जो है 5 के बाद यदि कोई विषम संख्या हो, 5 से पूर्व यदि विषम संख्या हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो सॉरी 5 से पूर्व विषम संख्या हो तो पूर्णांकित संख्या में क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा 1। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है। अब हमारा जो है, यदि हम देखते हैं अगला जो है 5वां नियम इस पे काम करता है कि यदि हमारे पास, इसी में आपको मैं इसी में ले रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, इस तरह की कोई भी डिजिट हमारे पास होगी, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। यह है 3.850। बच्चों हमारे पास ये संख्या है, तो मैंने कहा कि जिस संख्या को पूर्णांकित कर रहे हैं उस पूर्णांकित संख्या के बाद यदि हमारे पास 5 है, 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, 5 संख्या 5 है, यदि हमारा इससे बड़ा अंक है, इससे 5 के बाद भी कोई शून्य अंक है, तो हम क्या करते हैं कि इस 5 से पहले वाला हम देखते हैं कि यदि ये विषम है तो 1 जुड़ जाएगा, और सम है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा 3.8 ही इसकी माप रहेगी। तो बच्चों इस तरीके से ये जो है हम क्या करते हैं, सार्थक अंकों को पूर्णांकित करना, अंकों को पूर्णांकित करना, मैंने जो ये टॉपिक बताया आपको, अंकों को किस तरीके से पूर्णांकित किया जाता है, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये लेक्चर निश्चित रूप से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आप इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और इस तरीके से आप आपके बुक्स के माध्यम से, आपके पास बहुत सारी डिजिटें उसमें होंगी, मैंने आपको रूल एंड रेगुलेशन बताए किस तरीके से करते हैं, आपने उसको में अप्लाई करना है। धन्यवाद।